नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2025 और 2026 के लिए इनकम टैक्स के नियमों में कुछ बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं और आज हम उन्हीं 7 सबसे अहम बदलावों को डिकोड करने वाले हैं। कोई भारी भरकम अकाउंटिंग जार्गन नहीं, कोई किताबी भाषा नहीं, बस सीधी और काम की बात जो हमारी और आपकी जेब पर सीधा असर डालती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये बदलाव हमारे लिए असल में क्या मायने रखते हैं। आज की इस चर्चा में हम मुख्य रूप से इन 5 चीजों पर फोकस करेंगे। छूट और किराया भत्ता, नए टैक्स स्लैब और रिबेट, कुछ बहुत ही क्रिटिकल टैक्स डेडलाइंस, टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट और आखिर में अपडेटेड टैक्स फॉर्म्स की एक क्विक समरी। तो आइए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, छूट और किराया भत्ता। अब अगर हम हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए की बात करें तो इसके कैलकुलेशन की शर्तें अब काफ़ी सख्त हो गई हैं। बेसिक नियम वही है, सैलरी का -10% और बेसिक सैलरी का 50% या 40% वाला क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी कैच क्या है? पॉइंट नंबर 4 पर गौर कीजिए, रेंट अग्रीमेंट। अब ये पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर आपके पास प्रॉपर फॉर्मल रेंट अग्रीमेंट नहीं है तो आप इन भत्तों का लाभ नहीं उठा सकते। पक्के कागजी सबूत होना अब मस्ट है। पुराने और नए टैक्स रिजीम को अगर हम आमने सामने रखें तो एक बड़ा फर्क साफ दिखता है। पुरानी व्यवस्था में हमें कुल मिलाकर कई तरह की छोटी बड़ी टैक्स छूट मिल जाती थी, है ना? लेकिन नए सिस्टम में सब कुछ बहुत स्पेसिफिक हो गया है। जैसे एचआरए के मामले में अब सीधा 40% रिडेम्पशन वाला रूल है। नया सिस्टम पुरानी व्यापक छूटों से हटकर अधिक सटीक और लिमिटेड कटौतियों की ओर बढ़ रहा है। हाउसिंग के अलावा भी कुछ भत्ते हैं जो बड़े दिलचस्प हैं। हॉस्टल अलाउंस अभी भी लिस्ट में शामिल है। लेकिन जरा इस ड्राइवर छूट वाले नियम को देखिए। अगर आपकी गाड़ी का इंजन 1600 सीसी या उससे कम है तो ड्राइवर के लिए 5000 रुपये तक की छूट की लिमिट तय की गई है। 1600 सीसी से ऊपर के लिए नियम अलग हो सकते हैं। मतलब अब टैक्स के नियमों को आपकी गाड़ी के इंजन की कैपेसिटी से भी फर्क पड़ता है। ये दिखाता है कि टैक्स कंप्लायंस अब कितना ज्यादा डिटेल ओरिएंटेड हो गया है। खैर, भत्तों से आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सबसे बड़े मुद्दे पर, नए टैक्स स्लैब्स और रिबेट्स। तो नए टैक्स ढांचे की शुरुआत अब कहां से होती है? बेसलाइन अब 0 से 4 लाख रुपए तक कर दी गई है। यानी ये वो बुनियादी दायरा है जिस पर आपके आगे के सारे कैलकुलेशंस और रिबेट्स टिके होंगे। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 60,000। जी हाँ, 60,000। नए टैक्स रिजीम में सेक्शन 87A के तहत ये एक बहुत बड़ी टैक्स रिबेट लिमिट है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बड़े अमाउंट तक आपकी टैक्स देनदारी को पूरी तरह से माफ किया जा सकता है। ये यकीनन आम टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप नौकरी पेशा हैं यानी एक एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए एक और अच्छी खबर है। आपके लिए ये रिबेट लिमिट 60,000 पर नहीं रुकती, बल्कि बढ़कर सीधे 75,000 रुपीज तक पहुंच जाती है। सैलरीड क्लास के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा और एक्स्ट्रा फायदा है। और इस बदलाव का असली स्केल समझने के लिए जरा इस तुलना को देखिए। पुराने सिस्टम में 87A के तहत अधिकतम रिबेट कितनी थी? सिर्फ 12,500 रुपए। और अब ये छलांग लगाकर सीधा 60,000 से 75,000 रुपए तक पहुंच गई है। सच कहूं तो ये तुलना ही अपने आप में काफी है ये बताने के लिए कि रिबेट्स के मामले में कितना भारी वित्तीय बदलाव किया गया है। चलिए, अब पैसों के गणित से थोड़ा बाहर निकलते हैं और आते हैं सेक्शन 3 पर, महत्वपूर्ण टैक्स डेडलाइंस। देखिए, सही कैलकुलेशन जितना जरूरी है, समय पर फाइलिंग भी उतनी ही जरूरी है। तो अपने कैलेंडर में ये तारीखें जरूर मार्क कर लें। 31 अक्टूबर तक आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जमा हो जानी चाहिए और इसके बाद एक सेकेंडरी डेडलाइन है जो 30 नवंबर के लिए तय की गई है। लास्ट मिनट की भागदौड़ और भारी भरकम पेनाल्टी से बचना है तो इन तारीखों को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब आते हैं एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव पर जो हमारी एक बहुत पुरानी उलझन को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है। सेक्शन 4, टैक्स ईयर में बदलाव। आपको याद है ना वो फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर वाला पुराना कंफ्यूजन? कमाई इस साल की, असेसमेंट अगले साल का और नाम दोनों के अलग अलग। हम सब कभी ना कभी इसमें उलझे हैं। लेकिन अब ये झंझट खत्म। इस पूरी पुरानी व्यवस्था को हटाकर अब एक सिंगल एकीकृत शब्द लाया जा रहा है, टैक्स ईयर। बस एक नाम और सारी कंप्लायंस की उलझन दूर।
तो अब से आगे चलकर आधिकारिक कागजातों पर आपको असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर पढ़ने को नहीं मिलेगा। उसकी जगह सीधा और साफ लिखा होगा टैक्स ईयर 2025-2026 या टैक्स ईयर 2026-2027। सच में ये एक ऐसा बदलाव है जो टैक्स से जुड़ी कागजी कार्रवाई को बहुत ही सिंपल बना देगा। अब आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही प्रैक्टिकल पड़ाव पर, सेक्शन 5 अपडेटेड टैक्स फॉर्म्स की समरी। ये हिस्सा आपके लिए बहुत काम का है। जिन पुराने फॉर्म्स के नाम हमें रटे हुए थे वो अब नई 100 सीरीज में बदल रहे हैं। जैसे हमारा सबसे परिचित फॉर्म 16 यानी टीडीएस सर्टिफिकेट अब नए सिस्टम में फॉर्म 130 या फॉर्म 131 कहलाएगा। और जो फॉर्म 26 एएस हमारी पूरी टैक्स समरी हुआ करता था, उसका नया नाम अब फॉर्म 168 होगा। तो अगली बार जब आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठें तो ये नए फॉर्म नंबर्स अपनी चीट शीट में जरूर लिख लीजिएगा। तो इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं, लेकिन जाते जाते जरा सोचिए, FY या AY की जगह एक सिंगल टैक्स ईयर का आना, 87A के तहत रिबेट्स का इतना बढ़ जाना और फॉर्म्स के बिल्कुल नए नाम, ये सारे बड़े ढांचागत बदलाव आपकी अगली टैक्स प्लानिंग और तैयारी के तरीके को कैसे बदलने वाले हैं। इन बदलावों को समझना और अपनाना ही बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की पहली सीढ़ी है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और अपने फाइनेंसेस को ऐसे ही स्मार्ट तरीके से मैनेज करते रहिए।